इस वीडियो को देखने के बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर आपसे थर-थर कांपेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज के वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन को देख लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आने वाले हैं। अगर हम बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023 बोर्ड वालों के लिए बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं। और इसी में से बोर्ड पेपर में आपका जो क्वेश्चन है ना आना एकदम तय है आपका। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक आप देख लेते हैं तो आप लोग का देखिए 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं इसमें आप लोग को। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 एकदम तो आना एकदम तय है आपका, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपका महामैराथन है। अगर इस महामैराथन को आप लोग पूरे देख लेते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने पूरे 20 अंक छाप कर आएंगे, यानी कि 3 मार्च पेपर में आना तय रहेगा ये पूरा प्रश्न आपका। ओके, यानी कि 100% आपका यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी, यानी कि जर्मनी से जो ऑटो वान बिस्मार्क था ना संबंध रखता था। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो आपका देखिए ऑप्शन दिया है गैरीबॉल्डी की, ऑटो वान बिस्मार्क की, सी दिया है नेपोलियन, डी दिया है आपका विलियम प्रथम। ओके, तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑटो वान बिस्मार्क, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी, जो मुख्य जिसकी पूरा भूमिका थी, मुख्य हीरो जो था वो कौन थे, तो ऑटो वान बिस्मार्क थे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को जो तीसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है आपका 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया है आपका 1871 ईस्वी में। तो बताइए आपका कौन सा सही होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1815 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ये हो गया आप लोग तीसरा प्रश्न आपका। गुड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। जो क्वेश्चन नंबर 4 भी है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका यहाँ पर कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। यानी कि आपको बताना है ना कि जो प्रसा के जो राजा थे ना कौन थे, तो विलियम प्रथम थे। उनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए दिया है दिसंबर 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी जनवरी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी जो दिया आपका जनवरी 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं कि जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया था ना, वो जो समय था, वो जो आपका टाइम था वो कौन सा था, तो जनवरी 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है आपका वर्ष 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया आपका वर्ष 1920 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ओके बच्चों, चलिए तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा वर्ष 1914 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर किसको, छठे वाले को। देखिए छठा प्रश्न कह रहा है आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ओके, ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है वर्ष 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया है वर्ष 1920 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी जो थे ना वो अफ्रीका से भारत कब आए थे। ओके, चलिए तो हम इसका जो बताते हैं आंसर बच्चों, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अब 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न जो हम लोग कह रहा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए दिया है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी दिया है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी दिया है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी दिया आपका चौरी चौरा की घटना। तो मैं बता दूं बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट के कारण ही क्या हुआ था,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला देखने प्रश्न हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 8वां आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1918 ईस्वी, वर्ष आपका ऑप्शन बी दिया है वर्ष 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी वर्ष 1921 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वर्ष 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो प्रश्न हम लोग का 9वां प्रश्न है कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ओके, ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1923 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1929 ईस्वी में, ऑप्शन जो डी दिया है बच्चों वो है वर्ष 1930 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी कि वर्ष 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आ गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं 10वां प्रश्न को। 10वां प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पर कह रहा है करो या मरो। क्या कह रहा है बच्चों? करो या मरो, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डू और डाई का नारा किसका था? ऑप्शन ए दिया आपका सुभाष चंद्र बोस जी का है, ये ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी गांधी जी का। तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। ठीक है बच्चों, चलो हम देखते हैं हम अगले प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग का जो 11वां प्रश्न है वो कह रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं बता दूं बच्चों कि जो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता थे ना वो थे आपके सी ऑप्शन, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न जो कह रहा है आपका, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, यानी कि इंडिया की ऐसी कौन सी मिट्टी है जहां पर सबसे ज्यादा फसल उपजाऊ होती है, यानी कि वो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए दिया जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी आपका पर्वतीय मिट्टी। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है भारत की? तो मैं बता दूं बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन बी थार रेगिस्तान में, ऑप्शन सी मालवा प्रदेश में, ऑप्शन डी दक्कन के पठार में। ओके, तो मैं बच्चों बता दूं आप लोगों को कि लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका दक्कन के पठार में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का जो 14वां प्रश्न कह रहा है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है बिहार राज्य में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन जो सी दिया आपका उड़ीसा में, ऑप्शन जो डी दिया झारखंड में। तो मैं बता दूं बच्चों कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो आपका स्थित है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा राज्य में क्या स्थित है? हीराकुंड परियोजना। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15वां वाला आपका। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, यानी किस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड परियोजना? तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए दिया है महानदी पर, ऑप्शन बी दामोदर पर, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी आपका कृष्णा नदी पर। यानी कि आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मैं बता दूं बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि महानदी पर। महानदी पर क्या है बच्चों? तो हीराकुंड परियोजना क्या है? स्थित है, यानी बनाई गई है। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों आप कौन सा प्रश्न को, 16वां प्रश्न। और 16वां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ओके, देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी रामगंगा नदी पर, ऑप्शन सी शारदा नदी पर, ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। तो मैं बता दूं बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर आपकी जो क्या है टिहरी बांध बनाया गया है। ओके बच्चों, इन्हीं नदी पर बनाया गया है। तो हम लोग का 16वां प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले प्रश्न को।
हम लोग का जो 17वां प्रश्न कह रहा है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं बच्चों कि भारत में जो जीविका का जो प्रमुख स्रोत है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृषि। कृषि इज द करेक्ट आंसर आपका, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। कृषि ही क्या है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। ठीक है बच्चों, हो चुका हम लोग 17वां। अब हम लोग देखेंगे 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपका कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी आपका मूंगफली। तो आपको बताना है बच्चों कि ऐसी इनमें से कौन सी फसल है जिसको रोपी जाती है। ठीक है, जिसको रोपा जाता है। गेहूं तो जानते हैं आप लोग, गेहूं को छीटा जाता है, चना भी आपका छीटा जाता है, मूंगफली भी आप लोग देख भी किए हैं। ठीक है, लेकिन आपका रोपड़ फसल कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यानी कि गन्ना। गन्ना इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ओके गुड। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग का 19वां जो प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। यानी कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए दिया है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है बच्चों। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में। अगर इसकी बात उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंजाब में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। हम लोग का जो 20वां प्रश्न है वो कह रहा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ओके, यानी कि चाय की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी दिया आपका जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी दिया है आपका लैटराइट मिट्टी। ओके बच्चों, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि चाय की खेती के लिए जो मिट्टी सबसे बेस्ट होती है ना, वो कौन सी हो जाएगी बच्चों आपकी, तो हो जाएगी पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी आपके लिए बेस्ट एकदम से है, किसके लिए, चाय की खेती के लिए। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 21वां वाला आपका। आइए, कह रहा है यहाँ पर श्वेत क्रांति। ठीक है बच्चों, श्वेत क्रांति को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑपरेशन ब्लड, ऑपरेशन फ्लड कह सकते हैं, फ्लड। ठीक है, तो श्वेत क्रांति कहिए चाहे ऑपरेशन फ्लड कहिए, तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है खाद्यान्न उत्पाद से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी दलहन उत्पादन से, ऑप्शन जो डी आपका है बच्चों तिलहन उत्पादन से। तो मैं बता दूं बच्चों कि श्वेत क्रांति जो आपका है ना संबंधित है वो है आपका दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का जो 22वां प्रश्न है बच्चों वो कह रहा है, बॉक्साइट अयस्क है। ए दिया ऑप्शन है शीशे का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी जस्ते का, ऑप्शन डी जो दिया है एल्युमिनियम का। तो मैं बता दूं बच्चों कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। यानी कि जो बॉक्साइट बटा जो अयस्क होता है ना, किसका होता है, तो ये होता है आपका एल्युमिनियम का होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का जो 23वां प्रश्न है बच्चों कह रहा है, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। यानी कि जो झारखंड की जो बच्चों कोडरमा जो खान है ना वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है लौह अयस्क से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी अभ्रक से, ऑप्शन डी आपका बॉक्साइट से। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि झारखंड की जो कोडरमा जो खान है बच्चों वो आपका अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि आपका है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, ठीक है सर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए तांबे से, बॉक्साइट से ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी सोना से, ऑप्शन डी आपका लौह अयस्क से। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा लौह अयस्क से। यानी कि हम बात करें तो हेमेटाइट जो है ना वो किसका अयस्क है, किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क से संबंधित है हेमेटाइट आपका। ओके बच्चों, याद रखिएगा प्रश्नों को, ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अभी तक हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं किए, लाइक तुरंत कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को तुरंत बच्चों शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब तो पक्का आप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके यहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे 25वां प्रश्न को। जो 25वां प्रश्न कह रहा है हम लोग का, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी सोना से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से, ऑप्शन डी अब कोयला से। ठीक है बच्चों, यानी कि हम बात करें तो जो एंथ्रासाइट का जो संबंध है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कोयला से। ठीक है, यानी कि एंथ्रासाइट किससे संबंधित है, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका कोयला से संबंधित है। ओके बच्चों, ओके सर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग 26वां।
रानीगंज कोयले की खान स्थित है, यानी कि रानीगंज जो बच्चों है ना, एक कोयले की खान है और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है बिहार में, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी दिया उड़ीसा में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है ना कि आपका जो रानीगंज जो कोयले की जो खान है कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल में बच्चों क्या है, तो रानीगंज कोयले की खान है, यहीं पर स्थित है। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग 27वां कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है कोयला आपका। तो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि ऊर्जा का, अगर हम बात करें ऊर्जा का परंपरागत बच्चा जो स्रोत इसमें है ना वो है आपका कोयला। क्या है बच्चों, तो ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगर हम बात करें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ये सारे कैसे हैं बच्चों, ए बी और सी, ये तीनों क्या है बच्चों, तो तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि परंपरागत स्रोत कौन सा है तो आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 28वां, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ओके बच्चों, संघीय राज्य, अगर मैं बता दूं बच्चों एक बात आप लोगों को कि संघीय राज्य जो होते हैं ना बच्चों कुल कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 28। ओके बच्चों, संघीय राज्य कितने होते हैं, 28 होते हैं। और जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं बच्चों कितने कुल आपके हैं, तो 8 हैं। ओके, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं, 8 हैं, और संघीय राज्य कितने हैं, तो 28 हैं। ये बात याद रखिएगा हमेशा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है आपका। देखिए ऑप्शन ए दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया दिल्ली आपका। देखिए बच्चों अगर हम बात करें, देखिए मणिपुर क्या है, तो एक संघीय राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश क्या है, तो संघीय राज्य है, और अरुणाचल क्या आपका संघीय राज्य है। लेकिन पूछा है संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य बच्चा हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपका डी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, ओके। हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो देखिए हम लोग का 19वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। अभी बताएं आप लोगों को, हम बताइए, बताएं नहीं बताएं जस्ट अभी कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो बच्चों संघीय राज्य की संख्या कौन सी आपकी है, ऑप्शन बिल्कुल बी एकदम दिख रहा है आपको 28 है। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर ही हो जाएगा आपका। उसके बाद इधर उधर मत देखिए आप, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि संघीय राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का यहाँ पर, ये आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों, और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा बच्चों पूरा। और देखिए इस प्रश्न को देख लिए लास्ट तक ना, एकदम सच में हकीकत कर रहे हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में धूम मचा के पूरा आएंगे। और आपका इसमें से ऐसा एक भी प्रश्न जो है ना कि 9 फंसे आपका, 30 में से आपका 20 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म होकर बच्चों आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया बच्चों 2004 में। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1992 ईस्वी में इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको पूरे अंत तक देखें, तो आपके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बोर्ड एग्जाम में पूरा जाकर आप छाप दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।